So hi everyone, welcome back. This is Ashwin Jaiswal and you are watching Ashwin's Commerce World. हम लोग अपने ISC क्लास 12 कॉमर्स के चैप्टर नंबर 3 पे चल रहे हैं. The name of the chapter is Sources of Funds, a very big chapter, but still it is a very easy chapter. And इस चैप्टर से एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा एंड एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स वगैरह मिलेगा. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अब इस चैप्टर से आ नहीं रहे जितना पास्ट ट्रेंड्स देखा गया है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को और एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं. पूरा अटेंशन स्क्रीन पे देंगे. नाउ सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी सोर्सेज ऑफ फंड्स. कितने तरीकों से एक कंपनी फंड्स अक्यूमुलेट कर सकती है. पिछले चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि फंड्स बहुत जरूरी होते हैं बिजनेस के लिए. फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फंड्स कैन बी फिक्स्ड कैपिटल, फंड्स कैन बी वर्किंग कैपिटल. वो सब हमने पिछले चैप्टर में देखा था. बट ये फंड्स आएंगे कहां से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फंड्स, उसे हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं. तो ध्यान से समझना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स. बेसिकली टाइम के बेसिस पे एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स. लॉन्ग टर्म फंड्स उनको बोलते हैं जो आप एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज करते हैं. एंड शॉर्ट टर्म फंड उन्हें बोलते हैं जो 1 ईयर से कम पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो इफ वी आर getting funds for less than 1 year, it is short term, and if we are taking funds for more than 1 year, it is long term. अब इसमें भी जो होते हैं फंड्स वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक हो सकता है ओन्ड फंड्स और एक हो सकता है बोरोड फंड. ओन्ड फंड देखो, अब एग्जाम में एक एक चीज का ध्यान रखना. आपने सैंपल पेपर देखा ही होगा अभी का, कैसा सैंपल पेपर बनाया उन्होंने, एक एक वर्ड पे जाके क्वेश्चन बना रहे. सो प्लीज पे अटेंशन. ओन्ड फंड्स में किन्हें हम काउंट करेंगे? नंबर 1 विल टेक इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 विल टेक प्रेफरेंस शेयर्स एंड नंबर 3 विल टेक रिटेन्ड अर्निंग. सबको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. तो तीन ही चीज ओन्ड फंड्स के कैटेगरी में आएगा. मतलब ये फंड्स देने वाले लोग बिजनेस के इंटरनल लोग माने जाएंगे. और बाकी जितना भी आपको ऊपर में दिख रहा है, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, बी इट पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर्स, फैक्टरिंग, intercorporate or installment credit, whatever you are seeing other than equity, preference and retained earning, other than these three, everything else is borrowed capital, is borrowed funds. ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. पूरा अटेंशन से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. सबसे पहले हम लोग इक्विटी को डिस्कस करते हैं ना. व्हाट इज इक्विटी? सो इक्विटी शेयर्स बेसिकली होता क्या है, ध्यान से सुनना, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना देखा नहीं है आपने. ठीक है, तो देखो जैसे देयर इज एन इन्वेस्टर, दिस पर्सन इज एन इन्वेस्टर. और इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में. सो हियर वी हैव अ कंपनी. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है. सो देयर इज अ कंपनी, देयर इज एन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर के पास क्या है? इन्वेस्टर के पास पैसे हैं. तो इन्वेस्टर ये पैसा कंपनी को दे देगा. इन्वेस्टर विल गिव द मनी टू द कंपनी एंड कंपनी बदले में क्या देने वाली है इन्वेस्टर को? कंपनी बदले में इन्वेस्टर को एक सर्टिफिकेट देने वाली है. उस सर्टिफिकेट को हम लोग कहेंगे इक्विटी सर्टिफिकेट. इस सर्टिफिकेट को हम लोग इक्विटी सर्टिफिकेट कहेंगे. राइट, इक्विटी सर्टिफिकेट क्या मतलब? सर्टिफिकेट कुछ तो सर्टिफाई करता होगा ना. सो व्हाट डज दिस सर्टिफिकेट शो? ये शो करता है कि आपने कंपनी में हिस्सा खरीदा. विद द अमाउंट दैट यू पेड, यू बॉट सम पार्ट ऑफ द कंपनी. मान लो 10% कंपनी आपकी हो गई क्योंकि आपने पैसा दिया, 10% हिस्सा आपका हो गया. अब आप कंपनी में 10% मालिक हो गए. तो और लोग भी है, साथ में आप भी हो, 10% हिस्सा आपका है. तो व्हाटएवर प्रॉफिट द कंपनी विल बी मेकिंग, 10% विल बी योर्स. वो आपने पैसे देकर खरीदे हैं वो हिस्से को, और उसका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है. उसी सर्टिफिकेट को हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं. हम लोग कहेंगे कि हमारे पास 10% इक्विटी शेयर है कंपनी का. जो आप टीवी पे कभी कभी देखते होंगे, शेयर बाजार जितने भी चैनल्स होते हैं, तो उसमें जो ये सब दिख रहा है ना, जैसे टाइटन 210 रुपीज, सन फार्मा 874 रुपीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा 835 रुपीज. ये क्या शेयर्स के दाम है. अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, आप ये पैसे पे करो और शेयर्स खरीद सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी के, और खरीदने के बाद हम लोग बन जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. बदले में हमें आता है इक्विटी सर्टिफिकेट. आजकल सब डिजिटली आता है, पहले फिजिकली घर पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिलीवर किया जाता था. अच्छा, इक्विटी एक बार आपने खरीद लिया, ये परमानेंट है. परमानेंट का मतलब है कि कंपनी को ये पैसा आ गया ना, नाउ दिस इज परमानेंट कैपिटल. अब कंपनी को ये पैसे वापस कब करने होंगे? ये कंपनी पैसे तभी वापस करेगी, ध्यान से सुनना, पे अटेंशन.
कंपनी विल पे दिस बैक ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होगी उस वक्त ये पे बैक करना है, अदरवाइज पे बैक नहीं करना है। आप बोलोगे सर तब तो ये आदमी तो फंस गया पैसे देकर, अब अगर कंपनी को लॉस होगा तो ये आदमी तो बेचारा फंस गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या कर सकता है ना, ये किसी और को ये सर्टिफिकेट बेच सकता है। मतलब ये कि ये आदमी ने तो सर्टिफिकेट पाया, ठीक है, ही गॉट दिस सर्टिफिकेट, राइट। अब इसको लग रहा है कि यार ये कंपनी में ना दम नहीं है, बेकार का इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, निकल जाना चाहिए। तो कंपनी से पैसे वापस नहीं मांग सकता, कंपनी से पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बट ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये वाला सर्टिफिकेट ही कैन सेल इट टू समबडी एल्स एंड उससे वो पैसे ले सकता है और कंपनी से छुटकारा पा सकता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो फर्स्ट वाला अमाउंट आया था ना कंपनी को, वो कंपनी के पास ही रहेगा। कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिटर्न दैट मनी। हाँ, बट इफ यू आर फीलिंग ट्रैप तो आप किसी और को ट्रैप में डाल के निकल लो, ठीक है। तो उस सेंस में परमानेंट है। परमानेंट मतलब कंपनी के पास पैसा परमानेंट रहेगा, आप परमानेंट नहीं हो, आप जा सकते हो, ठीक है, किसी और को देकर जा सकते हो, ठीक है। तो फिर वो सर्टिफिकेट उस पर्सन के पास चला जाएगा, पैसे आपको आ गए, आप निकल लो, वो फंसेगा, ठीक है। बट कंपनी ये वाला मनी रिटर्न नहीं करने वाली है एक्सेप्ट ड्यूरिंग लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो मेरे नोट्स में दिया हुआ है, इनफ है। नोट्स आप मेरे ऐप से पा सकते हैं, ठीक है। सारे नोट्स, सारे स्टडी मटेरियल्स में अपलोडेड है। आपको बस इतना ही करना है, इससे बाहर का कुछ आएगा नहीं। जितना मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझते रहना, ठीक है। ओके, ध्यान से एक एक पॉइंट। इक्विटी शेयर जो होता है इज इशूड प्रायर टू मतलब पहले, किसके पहले, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। देखो यहाँ पे हमने कुछ सोर्सेस देखे थे ना, ये सारे सोर्सेस में से हमने देखो 6 सोर्सेस लॉन्ग टर्म में है, 7 सोर्सेस शॉर्ट टर्म में, 13 सोर्सेस है टोटल। बट 13 में से सबसे पहले इक्विटी कंपनी को इशू करना पड़ेगा। मतलब कंपनी has 13 sources of funds, but firstly it has to take money through equity. इक्विटी के बाद ही आप रिमेनिंग 12 पे जा सकते हैं। इक्विटी जब तक आपने नहीं उठाया इक्विटी से पैसा, आप बाकी 12 में नहीं जा सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, ये मैं आपको प्रेफरेंस शेयर के टाइम में समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी कि जो पैसे आएंगे वो रिफंड तभी होंगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी जब बंद हो रही है, तभी आपको पैसा मिलने वाला है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको निकलना है, किसी और को बेच के निकल लो, ठीक है। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वोटिंग राइट मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने कंपनी का शेयर खरीदा, जैसे ही आपने ये हिस्सा खरीदा, कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप बन गए कंपनी के 10% के मालिक। अब आप भी वोटिंग करोगे, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा कंपनी में तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप यस या नो बोलने के हकदार बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये था इक्विटी का फीचर्स, राइट। अब हम लोग इक्विटी के कुछ एडवांटेजेस पे जाते हैं कि क्या फायदा है इक्विटी का। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के हिसाब से सोचो तो क्या है, कंपनी हैज नो बर्डन ऑन अर्निंग। देखो अगर आपने मतलब कंपनी के हिसाब से सोचो, ठीक है, थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। आप कंपनी के हिसाब से सोचिए, कंपनी ने क्या लिया, कंपनी ने पैसे लिए, कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने सर्टिफिकेट दिए। नाउ दिस पर्सन हु हैज बॉट द शेयर्स, ये पर्सन तो कुछ एक्सपेक्ट करता होगा ना कंपनी से, ये एक्सपेक्ट करता होगा डिविडेंड। दिस पर्सन, इसने शेयर क्यों खरीदा है, इसने शेयर इसलिए खरीदा है ताकि कंपनी प्रॉफिट देगी इसको, एवरी ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट का हिस्सा इसे मिलेगा। तो ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से। बट क्या कंपनी इज लायबल टू पे प्रॉफिट एवरी ईयर? नो, कंपनी को ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट बांटे। कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट रिटेन कर सकती है। मतलब कंपनी जो पैसे कमाएगी, they are not bound to pay to the investor, they can keep it with themselves for further growth and expansion। तो ये चीज बोला जा रहा है। पहला फायदा ये है ना कि आपको कोई बर्डन नहीं है अर्निंग पे, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू देम, ठीक है। सेकंड, कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाता है। एक बार जो पैसा आ गया, वाइंडिंग अप तक देंगे नहीं, तो परमानेंटली पैसा मिल गया। बैंक से लोन लेते तो देने का एक प्रॉब्लम रहता है, राइट। नो चार्ज ऑन एसेट। देखो चार्ज ऑन एसेट क्या होता है, जब हम लोग लोन लेने जाते हैं ना, व्हेन वी गो टू अ बैंक टू टेक लोन, तो बैंक हमें बोलती है कि आपको कोई एसेट गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे आपके फैक्ट्री में हो सकता है मशीन है, बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं आपके फैक्ट्री में, तो आपको वो गिरवी रखना पड़ता है बैंक के साथ, तभी बैंक आपको लोन देगी। बट इक्विटी क्या है, फ्री में मिल जाता है, यू डोंट हैव टू सरेंडर एनी ऑफ योर एसेट। एंड ये कंपनी का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये कंपनी का अपना पैसा है ना, जो पैसा दे रहा है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, तो मालिकों का पैसा है। तो जितना ज्यादा मालिक का पैसा रहेगा उतना आप कम डिपेंडेंट रहोगे दूसरों पे। जितना सेल्फ डिपेंडेंट है उतना स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, ठीक है। अच्छा,
इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है भाई, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, सबसे पहले आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, तो पैसे दे रहे हैं और हाँ ना बोलने का पावर भी मिल रहा है। सेकंड, लायबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब ये कि लेट अस अज्यूम कि आपको इस शेयर पाने के लिए 500 रुपीज देने थे। कितने देने थे, इस शेयर की वैल्यू कितनी है 500, नाउ राइट नाउ यू हैव गिवन ओनली 300, 500 देने थे बट आपने अभी तक 300 ही दिया है, तो फ्यूचर में आपको कितना देना होगा, फ्यूचर में आपको और 200 देना होगा। मतलब आपको कितना पैसा देना है वो लिमिटेड है, कितना लिमिटेड, जितना शेयर का वैल्यू है, मतलब 500 से 1 रुपए भी आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो आपका जो लायबिलिटी है ना वो बहुत सेफ है, मतलब यू ऑलरेडी नो कि 500 से ज्यादा मुझे नहीं देना, अगर 300 दे चुके हैं तो 200 ही और देंगे, तो यू नो कि आपका कोई अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये है कि अच्छे टाइम में बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या मैंने बताया था, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। ये कंपनी जो प्रॉफिट करती है ना, तो प्रॉफिट को बांटती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, दे डोंट हैव टू कंपल्सरीली डिवाइड। ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, प्रॉफिट का जो हिस्सा इन्वेस्टर को मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा, बट अच्छे समय में कंपनी डिविडेंड देती है और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, काफी ज्यादा प्रॉफिट बांटती है कंपनी, तो इन्वेस्टर्स को ना बहुत मजा आता है उस टाइम। सो दिस इज वन एडवांटेज कि ड्यूरिंग गुड टाइम्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत पैसे मिलते हैं कंपनी से। ठीक है, एंड वन यू कैन डू वन मोर, हाँ ये जो है, जो आपका एक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, ये समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। मतलब आपने 500 रुपए देके शेयर खरीदा, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ शेयर्स के वैल्यू बढ़ते हैं। आप देखो ना, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ये वाला देखो, इस शेयर की वैल्यू 3% बढ़ गई आज के डेट में। तो एवरी डे शेयर के वैल्यूज बढ़ते घटते रहते हैं, एवरी डे वो कम ज्यादा होते रहते हैं, बट ड्यूरिंग गुड टाइम वो शेयर्स के वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ते ही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे शेयर जो है वो 2% 3% एक एक दिन में बढ़ रहे हैं, विच इज क्वाइट अ लॉट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए फायदा हो गया, क्या 500 दे के खरीदे थे, आज हमारे शेयर का वैल्यू उठकर 700 हो गया है, फिर कभी उठकर 1000 हो जाएगा, फिर उठकर और बढ़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, लेट अस सी सम डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो एक सेकेंड, जो शेयर्स होते हैं ना उसमें वोटिंग राइट मिलता है, यू गेट वोटिंग राइट, यू गेट शेयर इन द कंपनी। तो जो अमीर लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा शेयर्स खरीद के मोर एंड मोर कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं। यू बाई शेयर यू गेट 10%, अगेन यू बाई शेयर यू गेट 5%, अगेन यू बाई शेयर अगेन यू गेट 10%। ऐसा क्या है ना कि आप खरीद के अपना हिस्सा बढ़ा सकते हो कंपनी में, और एक सब्सटैंशियल हिस्सा जब आपके पास आ जाएगा तो यू कैन मैनिपुलेट द कंपनी अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, देखो यही सब चीज ना केस स्टडी के लिए समझने की जरूरत है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ये डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है। देखो मान लो देयर आर टू कंपनीज, एक कंपनी का, एक सेकेंड, there are two companies, there is a company A and there is a company B, right, there is a company A and there is a company B। अब कंपनी A ने प्रॉफिट कमाया, छोटा एग्जांपल लेते हैं 100 रुपीज का, कंपनी B ने भी प्रॉफिट कमाया 100 रुपीज का। अब बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है, आप बता नहीं पाओगे बिकॉज दोनों अच्छे, एक ही प्रॉफिट कमा रहे तो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि कंपनी ए के पास फंड्स था, कंपनी ए के पास फंड्स था 10,000 रुपीज का, मतलब कंपनी ए ने 10,000 रुपए लेके बिजनेस किया और 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। कंपनी बी ने 20,000 रुपए का फंड्स रखा और 100 रुपीज कमाया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप दोनों में से कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा, आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि कंपनी ए कम पैसे लेकर के भी 100 कमा ले रही है, और कंपनी बी ज्यादा फंड्स, ज्यादा कैपिटल लेके 100 कमा रही है। तो कंपनी ए अच्छा हुआ ना, कंपनी ए 10,000 में ही 100 का प्रॉफिट कर ले रहा है, तो इसका मतलब स्मार्ट लोग कंपनी ए में बैठे हुए हैं। और कंपनी बी देखो इतना पैसा लेके बैठा है, उसे कम से कम 200 रुपए कमाने चाहिए थे, वो केवल 100 कमा रहा है। सो कंपनी ए इज बेटर। तो ये होता है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, आप ज्यादा कैपिटल लेके बैठे हो,
बट प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन होने से कंपनी लुक्स अनअट्रैक्टिव। यहां पे कंपनी बी कैपिटल ज्यादा है, डबल है ए से, बट इट इज लुकिंग सो अनअट्रैक्टिव। ठीक है, ओके नेक्स्ट आता है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने आपको चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में समझाया था, आप बस यहाँ पे समझ के चलो कि यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं हो सकता। 3-4 पॉइंट करके चलेंगे, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट यू शुड डू। नेक्स्ट, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसएडवांटेज है कि कुछ गिने चुने लोग बहुत शेयर्स खरीद के कंट्रोल अपने हाथ में रख लेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास ज्यादा शेयर्स नहीं है तो देयर आर चांसेस कि दूसरे लोग ज्यादा शेयर्स खरीद के मिसयूज करेंगे उस पावर को। ठीक है, तो यहां पे कंट्रोल फ्यू लोगों के हाथ में चले जाता है। हाई रिस्क है। हाई रिस्क क्यों है? हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि आपने तो शेयर खरीद लिया, अब ये जो डिविडेंड, एज आई टोल्ड यू, डिविडेंड अच्छे समय में अच्छा मिलता है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब कंपनी चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे सकती है, डिविडेंड देना कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। तो एज एन इन्वेस्टर मैंने पैसे तो दिए कंपनी को, बट कंपनी से कुछ प्रॉफिट आ नहीं रहा है, बिकॉज प्रॉफिट देना या नहीं देना उतना कोई जरूरी नहीं होता है। एंड अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन उसे बोलते हैं जो जानबूझ के शेयर्स के दाम बढ़ाए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स ट्रैप में आ जाए। ये देखो शेयर बाजार की यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है ना, तो टीवी में हम लोग देखते हैं शेयर्स के रेट्स आते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स के रेट्स आते हैं। यू नेवर नो कौन सा शेयर का रेट जेन्युइन है और कौन सा जानबूझ के उठाया जा रहा है। अभी देखो ये 3% अप है ना, टाइटन 3% अप है, बट ये 3% नॉर्मली अप है या कोई जानबूझ के पैसे डाल डाल के शेयर्स के दाम को बढ़ा रहा है? वी नेवर नो। आम इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एक जेन्युइन इन्वेस्टर जो होता है, वो ट्रैप में भी आ सकता है ये सब देख के। उसे लगेगा वाह यार ये शेयर तो काफी अच्छा है, खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद पता चला कि गिरा दिया शेयर्स को उन लोगों ने। तो बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन, मैनिपुलेशन होता है शेयर्स में, तो ये सब इक्विटी में ही पॉसिबल है, एंड दैट इज अ डिसएडवांटेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्वेस्टर्स ट्रैप में आ जाते हैं, दे थिंक इट इज जेन्युइन बट इट इज नॉट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो यहाँ पे 3 शेयर होल्डर्स खड़े हैं ना, ये तीनों है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर भी एक टाइप का शेयर होता है जैसे इक्विटी होता है, और ये पीछे में जो 3 खड़े हैं ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में फर्क क्या है? देखो पहला फर्क ये है कि कंपनी जो प्रॉफिट को बांटेगी, मैंने आपको बताया था उसका क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, जो प्रॉफिट को बांटा जाता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो जो डिविडेंड मिलेगा ना, तो वो डिविडेंड पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लाइन में आगे बढ़ गए ना प्रेफरेंस वाले, तो प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है डिविडेंड। एंड सेकेंडली, जब कंपनी बंद होने वाली होगी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप का टाइम आएगा, तो पैसे बांटे जाएंगे, जिसका जिसका पैसा था सबको वापस लौटाया जाएगा। तो उसमें भी पहले पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस किए जाएंगे, बाद में इक्विटी वालों को वापस किए जाते हैं अगर कुछ बचा तो। ठीक है, तो इस पार्ट से आपको क्या याद रखना है? इस पार्ट से आपको याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें 2 प्रेफरेंस मिलता है। पहला डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा प्रेफरेंस उनको ये मिलता है कि मनी उनको पे बैक पहले हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एक और बात जो आपको यहाँ पे याद रखना है, सब नोट्स में दिया हुआ आपको, ये बस अच्छे से याद रखना है ये सब, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो हाइब्रिड सिक्योरिटी है, उसमें इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों के फीचर होते हैं। इक्विटी तो हमने देख लिया और डिबेंचर हम लोग देखेंगे, तो दोनों के मिक्स्ड फीचर काइंड ऑफ प्रेफरेंस में होते हैं, इसीलिए इसे हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द फीचर। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देखो सॉरी, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो अटेंशन से सुनना, सबसे पहला आता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। वेरी सिंपल, एवरी ईयर कंपनी हैज टू गिव डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी को प्रॉफिट हर साल बांटना होता है, बट इफ एनी ईयर दे कैन नॉट गिव ड्यू टू एनी रीजन, पैसे नहीं है या जो भी, अगर नहीं देते हैं तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। सो व्हेन डिविडेंड ऑफ 1 ईयर इफ इट इज नॉट गिवन, इट विल बी गिवन इन द नेक्स्ट ईयर, उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर आपने खरीदा है तो अगर एक साल आपको डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल मिलाकर मिल जाएगा। और अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव खरीदा है तो नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड्स अक्यूमुलेट नहीं होते, मतलब एक साल अगर आपको नहीं मिला तो वो आपका लॉस हो गया, यू वोंट गेट इट नेक्स्ट ईयर। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब इसको एग्जांपल से समझो। एग्जांपल ये है कि हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। अब ये 1 लाख का प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, कंपनी वाले बांटेंगे, तो किसको पहले मिलेगा? इट शुड फर्स्ट गो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
ठीक है, पहले प्रेफरेंस वालों को बांटेंगे। लेट्स से हमने 10,000 बांट दिया, ठीक है, सो 1 लाख में से 10,000 बांट दिया। फिर हम लोग किसको बांटेंगे, फिर हम लोग बांटेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने 40,000 बांट दिया, तो 10,000 एंड 40,000 बांट दिया, मतलब टोटल मिला के 50,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी भी 50,000 पेंडिंग है, 50,000 अभी भी सरप्लस है, तो वो सरप्लस किसको जाएगा, रिमेनिंग 50,000 इट शुड गो टू इक्विटी, इट शुड गो टू इक्विटी। रिमेनिंग जो बच गया बांट लेने के बाद, जितना बांटना था बांट दिए, जितना मर्जी था बांट दिए, अभी भी 50,000 बचा है, तो इक्विटी को जाएगा। बट क्या प्रेफरेंस वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और अगर प्रेफरेंस नॉट अलाउड है तो उन्हें हम कहेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। मतलब आपने जब कंपनी से प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, अगर पार्टिसिपेटिंग खरीदे हो तो रिमेनिंग सरप्लस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिंग वाला खरीदा है तो आपको रिमेनिंग में से कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस अपना हिस्सा मिलेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उसे कहते हैं जिसमें ऑप्शन रहता है कि आप इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल मतलब आप इसे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इसे प्रेफरेंस ही रखना है, ठीक है। प्रेफरेंस और इक्विटी में मेन डिफरेंस क्या हो जाता है ना, इक्विटी में फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, इक्विटी में कभी खराब टाइम में मिलता ही नहीं है, अच्छे टाइम में बहुत ज्यादा मिलता है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि अच्छे टाइम, अगर उनको लग रहा है कि कंपनी का अच्छा टाइम आ रहा है तो दे वांट टू कन्वर्ट, इक्विटी वाले बन जाएंगे। इक्विटी में क्या है कि कोई अपर लिमिट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें हम एक फिक्स टाइम के बाद रिटर्न बैक कर देते हैं। सो वी टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी टेक्स मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड आफ्टर अ फिक्स टाइम दे रिटर्न इट बैक, उसे हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इरिडीमेबल किसे कहते हैं, इरिडीमेबल वो होता है जो कि कभी भी वापस नहीं होगा, वो परपेचुइटी तक और लाइफ लॉन्ग वो चलता रहेगा, जब तक कंपनी है तब तक पैसा रखा रहेगा। इंडिया में ये वाला अलाउड नहीं है, इरिडीमेबल अलाउड नहीं है इंडिया में। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर जो है कैन नॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, यानी इंडिया में 20 साल से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर का पैसा नहीं रख सकते, 20 साल के अंदर अंदर आपको वापस करना ही पड़ेगा टू द इन्वेस्टर, यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक, और या तो कन्वर्ट हो जाओ इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्टेबल है तो, ठीक है। सो दिस इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब मेरे नोट्स में गिवन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आप मेरे ऐप से पा सकते हैं, आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट एडवांटेजेस पे आते हैं। एडवांटेजेस में अगेन फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों हम लोग देखेंगे, तीन तीन करके आपको याद करना है। देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉशियस इन्वेस्टर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉशियस इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो संभल संभल के इन्वेस्टिंग करते हैं, उनको बहुत बड़ा सपना नहीं है, उनको बहुत ज्यादा नहीं कमाना, उनको फिक्स्ड रिटर्न्स चाहिए, दे वांट टू अर्न फिक्स्ड रिटर्न्स, दे वांट टू अर्न फिक्स्ड अर्निंग, उनको बहुत ज्यादा नहीं कमाना, हर्षद मेहता नहीं बनना उनको बस मंथली उनके बैंक में पैसा आता रहे, इतना कमाना है, ठीक है। सो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है कंपनी, कैन अट्रैक्ट दोज इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस इन्वेस्टर्स, और सोच समझ के जो लोग चलते हैं। कंपनी में देयर इज नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, आपको अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप मत दीजिए डिविडेंड, अगले साल क्यूमुलेटिव डिविडेंड दे देना, अगले साल मिला करके दे देना, ठीक है। सो प्रॉफिट होगा तो ही हम लोग डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, अगले साल मिला करके दे देंगे। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, दे डोंट गेट एनी वोटिंग राइट, तो पैसे भी ले लिए और उनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं दिया, ठीक है। सो दे कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर मैनेजमेंट प्रोसेस। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कुछ फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टर को रेगुलर डिविडेंड मिलेगा, जिनको रेगुलरिटी के साथ पैसे चाहिए दे कैन गो फॉर प्रेफरेंस, क्योंकि इक्विटी क्या है ना, इक्विटी इज लाइक अ माउंटेन, कभी आप बहुत ऊंचाई पे भी हो सकते हैं, कभी आप बहुत नीचे भी आ सकते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की लोगों के लिए, जिनको रेगुलर डिविडेंड चाहिए दे कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। रिस्क इसमें कंपैरेटिवली लो है, क्यों, क्योंकि आप लाइन में पहले खड़े रहते हैं, जब भी पैसे मिलेंगे तो पहले आप ही को मिलेगा, तो रिस्क कम है। लाल वाले देखो, इक्विटी वाले लाइन में पीछे खड़े हैं, उनके तक आते आते हो सकता है पैसे ही खत्म हो जाए, इक्विटी बनना आसान नहीं है, इक्विटी वाला थोड़ा रिस्क होता है। एंड वन मोर पॉइंट यू कैन डू, ये वाला थर्ड नंबर कर लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा ना 20 साल में, ये जो नीचे लास्ट टाइम में लिखा है कि 20 इयर्स में तो रिटर्न बैक हो ही जाएगा, 20 इयर्स से पहले भी हो सकता है। सो मोर और लेस यू आर अश्योर्ड कि तुम्हारे पैसे तो वापस आ ही जाएंगे। इक्विटी में क्या है, परमानेंट कैपिटल है,
वंस इट इज गॉन इट इज गॉन। अगर आपको निकलना है किसी और को देके निकलो, अदरवाइज वो पैसा आपको कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। प्रेफरेंस में क्या है, 20 ईयर्स में तो आ ही जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है, पर 20 ईयर्स से ज्यादा तो नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, ये थोड़ा कॉस्टली सोर्स है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा टैक्स वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी इट इज कॉस्टली, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को। अब मैं टैक्स समझाने जाऊंगा तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, पर इतना समझ लो कि दे डोंट गेट एनी टैक्स बेनिफिट, कंपनी डोंट गेट एनी टैक्स बेनिफिट, बिकॉज ऑफ विच कंपनी हैज टू पे मोर टैक्स, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। परमानेंट बर्डन हो जाता है, कंपनी को एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर इस साल नहीं दियो तो अगले साल जोड़ के देना पड़ेगा, बट देना तो पड़ेगा आपको। If you are not giving it this year, you have to combine and give it in the next year. You can't escape, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होता है इस पे। मैंने वो भी बनाया, एमसीक्यू बनाया, जो लोग ऐप में है उनको मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहना इस पॉइंट पे, क्योंकि देखो आपका काउंसिल एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बना रहा है, तो वी नीड टू प्रिपेयर इट दैट वे ओनली। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, लॉयर्स से हमें बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती है प्रेफरेंस शेयर्स के इशू के टाइम में, ठीक है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात, भाई पैसा ले लिया, तुम्हारा वोटिंग राइट भी नहीं दे रहे, पैसा लेके बैठ गए, बट यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, 20 साल में तो पैसे वापस आएंगे, 20 साल से पहले भी आपको पैसे वापस करके दे सकते हैं। तो मतलब देखो, आपने कंपनी में पैसे क्यों इन्वेस्ट किए, व्हाई डिड यू इन्वेस्ट, ताकि आपको रेगुलर डिविडेंड मिले, आपको रेगुलरिटी के साथ डिविडेंड मिले। बट कंपनी को अब आपके पैसे की जरूरत नहीं है, वो आपको पैसे देकर चलता कर देंगे, वो बोलेंगे जाओ, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। तो आप जो रेगुलर डिविडेंड कमा रहे थे वो आपका रुक जाएगा। एंड नो कैपिटल अप्रिसिएशन। देखो इक्विटी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इक्विटी, तो मैंने बोला था ना कि ये शेयर की वैल्यू, ये जो शेयर है, इस शेयर की वैल्यू लेट्स से आज 500 है, एक साल बाद ये उठकर हो सकता है 700 हो जाए, फिर एक साल बाद उठ के हो सकता है ये 1000 हो जाए, फिर एक साल बाद उठ के हो सकता है 1100 हो जाए। तो ये बढ़ता रहता है। इक्विटी का क्या होता है, समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, ऐसा प्रेफरेंस में नहीं होता। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या है ना, वो 500 में शेयर खरीद लेता है एंड देन उसके शेयर्स बढ़ते रहते हैं, एप्रिसिएशन होता रहता है। देयर इज नो सच एप्रिसिएशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस। 3-3 पॉइंट करके कर लेना, इनफ है, ठीक है। सो विद दिस प्रेफरेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग रिटेन अर्निंग, लेट मी टेक यू टू दिस। यस, कुछ और छोटे छोटे टाइप्स ऑफ शेयर्स है जिसका आपको सिर्फ सिलेबस में बोला है, मीनिंग पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे बोनस शेयर्स। बोनस क्या होता है? बोनस एनीथिंग जो हमें फ्री में मिल जाए, तो फ्री शेयर्स को हम लोग बोनस शेयर्स कहते हैं। जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर, ऑब्वियसली बाजार को तो नहीं बेचेंगे, जो हमारे अपने करंट शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग वालों को हम लोग फ्री में कुछ शेयर्स देते हैं। अब ये कैसे होता है? देखो, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है ना, ये बैलेंस शीट एक रफ मैंने बनाया है। तो बैलेंस शीट में हमारे कुछ प्रॉफिट जमा होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा 5000 रुपीज जमा है, तो हमारे बरसों की मेहनत में हमने कुछ प्रॉफिट कमाए हैं, वो हमारे बैलेंस शीट में जमा दिखता है। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो हमने बांटे नहीं है, हमने अपने बैलेंस शीट में ही रिटेन करके रखा है, कंपनी में ही रिटेन करके रखा है। कंपनी में फिलहाल कैपिटल कितना दिख रहा है? 10,000। कंपनी में कैपिटल दिख रहा है 10,000, ठीक है। मतलब ओनर लोगों ने मिला जुला करके 10,000 रुपीज दिया है और 5,000 हमने कमा के जमा किया है। नाउ अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे करंट शेयर होल्डर्स है उन्हें हम ये प्रॉफिट बांटे, मतलब वो हम उन्हें फ्री में शेयर्स देना चाहते हैं। मतलब वी वांट टू इंक्रीज आवर कैपिटल, हम कैपिटल को और ऐड ऑन करना चाहते हैं। वी वांट टू इंक्रीज आवर कैपिटल और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम लोग फ्री में शेयर्स देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस कर लेंगे, बिकॉज पैसे उनसे तो आ नहीं रहे, वो लोग तो फ्री में दे रहे हैं, हम लोग फ्री में उनको शेयर्स दे रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, वी आर गिविंग देम शेयर्स फॉर फ्री। पैसे कहीं से तो आना होगा ना, तो पैसे हम लोग जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था ना वहां से यूज कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा और ये पैसे इसमें ऐड हो जाएंगे, बिकॉज कैपिटल बढ़ जाएगा। वी आर इंक्रीजिंग आवर कैपिटल बट वी आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम देम, वी आर यूटिलाइजिंग आवर मनी विच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आवर बैलेंस शीट। तो हमने बेसिकली 5,000 यहां से माइनस करके यहां पे ऐड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैपिटल में बना दिया हमने, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन शॉर्ट, फ्री में शेयर्स देना इज कॉल्ड बोनस शेयर्स।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट इशू। राइट इशू में आप याद रखना सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 62 इसको गवर्न करता है। राइट इशू क्या बोलता है? राइट इशू ये बोलता है कि जो करंट शेयर होल्डर्स है उनके पास एक राइट है। क्या राइट है? वो राइट है आपका राइट ऑफ प्रियम्पशन। राइट ऑफ प्रियम्पशन मतलब दे हैव द राइट कि हम लोग जब भी नए और शेयर्स इशू करेंगे ना, नया और शेयर्स देंगे पब्लिक को, तो बाहर वालों को देने से पहले हमें अपने एग्जिस्टिंग वालों को देना पड़ेगा शेयर्स। इस राइट को हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ प्रियम्पशन। आउटसाइडर्स को देने से पहले आप इनसाइडर्स को मौका दो कि वो शेयर्स खरीदे। और ये शेयर्स जो हम लोग देते हैं ना इनसाइडर्स को, ये थोड़े मार्केट रेट से कम में देते हैं। मतलब मार्केट में इफ वी आर ऑफरिंग शेयर्स फॉर 100 रुपीज, वी विल ऑफर आवर इनसाइडर्स एट ओनली 70 रुपीज। तो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में चलता है। उनको 30 डेज दिया जाता है कि 30 डेज का ऑफर है, आप या तो यस बोलो या तो नो बोलो। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, वी गिव देम 30 डेज टाइम टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बाय और नॉट। अगर 30 डेज में उन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम लोग डीम कर लेंगे कि ऑफर डिक्लाइन हो चुका है। वी विल डीम दैट दिस ऑफर इज डिक्लाइंड। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, देखो यहाँ रेड में लिखा हुआ है बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको एक एक लाइन को अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना राइट टू रिनाउंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मेरे को कंपनी से ऑफर आया कि आप शेयर्स खरीद सकते हो 70 रुपीज का। अब मेरे को लग रहा है कि यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत शेयर्स है, मेरे को नहीं चाहिए और इस कंपनी के शेयर्स, 70 रुपीज भी मैं देने को तैयार नहीं हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये राइट, मुझे जो राइट मिला है, मैं इस राइट को किसी और को रिनाउंस कर सकता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, वो खरीदने को रेडी था, तो मैं अपने दोस्त को दिलवा दूंगा कि जा तू खरीद ले, 100 की जगह 70 में मिल जाएगा। सो आई कैन रिनाउंस माई राइट टू माई फ्रेंड। समझ रहे हो रिनाउंस किसे कहते हैं? तो ये बात हुई। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एम्प्लॉइज को हम लोग देते हैं। जो हमारे करंट एम्प्लॉइज है वो हमारे बिजनेस को छोड़ के भाग ना जाए, इसलिए हम उन्हें ये ऑफर देते हैं कि देखो भाई भागना मत, आपको हम लोग अपने कंपनी का शेयर्स देंगे। वी विल गिव यू नंबर वन थिंग, विल गिव यू अ राइट टू परचेज आवर शेयर्स। आप अगर भागोगे नहीं, देखो कंपनीज में क्या होता है ना, इंप्लॉइज कभी इस कंपनी में चले जाते हैं, कभी उस कंपनी में चले जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होता है ना, लोग बहुत जल्दी जल्दी पार्टी चेंज करते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी। और लोग एक जगह काम कर रहे हैं, फिर वो अगले महीने कहीं और चले जाएंगे, फिर एक साल बाद कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत शिफ्टिंग होता रहता है। तो शिफ्टिंग से बचने के लिए कंपनीज ने एक राइट दिया उन लोगों को कि देखो अगर आप ना भागो ना, तो हम आपको एक ऑफर देते हैं। ठीक है, एक राइट देते हैं कि आप हमारे कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो। कितना शेयर्स वो स्पेसिफाइड रहेगा, कितना शेयर्स बता के रखते हैं। मान लो 1000 शेयर्स, आपको 1000 शेयर्स खरीदने का मौका देंगे एट स्टिपुलेटेड प्राइस। आज ही से प्राइस बता देंगे कि प्राइस जो होगी ना, प्राइस ओनली 50 रुपीज होगी। मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, मार्केट प्राइस 5000 भी हो सकता है। मार्केट में हो सकता है इस शेयर्स की वैल्यू 5000 होगी, बट हम आपको 50 रुपए में ऑफर करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इस टाइम पीरियड तक ना भागो, मान लो 25 ईयर्स, टाइम इज 25 ईयर्स, तो अगर आप 25 साल तक नहीं भागते हैं कहीं पे, 25 साल तक हमारे पास ही रहते हैं, तो हम आपको 5000 में बिकने वाले शेयर सिर्फ 50 रुपए का देंगे। और ऐसा हम आपको 1000 शेयर खरीदने का चांस देंगे। खरीदना नहीं खरीदना वो आपका मर्जी, आपको हमने राइट दे दिया। तो इससे ना एम्प्लॉय भागने से पहले सोचेगा, वो सोचेगा कि यार मैं भाग जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाएगा, मुझे 10% ज्यादा सैलरी मिल जाएगा। बट अगर मैं 25 साल रुक जाता हूं तो मुझे इतना भारी फायदा होने वाला है, तो वो हो सकता है रुक भी जाए। ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स यू कैन स्किप। एक स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर किसे मिलता है? जो लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं किसी चीज को लेकर के। समझ रहे हो? देर आर पीपल हु हैव वेरी हाई लेवल ऑफ नॉलेज, और वो हाई लेवल ऑफ नॉलेज उनका कंपनी को फायदा दिलाता है। जैसे आप सोचो कोविड के टाइम में जिन लोगों ने वैक्सीन बनाया, तो वैक्सीन बनाना क्या आसान काम है? उसका फॉर्मूला तैयार करना, उसमें कितने एक्सपेरिमेंट्स लगे होंगे, कितना हाई रिसर्च स्टडी लगा होगा। तो क्या मामूली लोगों ने किया होगा? बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों ने किया होगा, और उन ज्ञानी लोगों का फायदा कंपनी को मिलता है। तो कंपनी ऐसे लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए एक स्वेट इक्विटी शेयर देती है। ये स्वेट इक्विटी शेयर जो उनको मिलता है, वो मिलता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब उनको ना ये पैसे देकर नहीं खरीदने होते, उनको वो कुछ मेहनत करके, कुछ नॉलेज दे करके, कुछ कंट्रीब्यूशन करके खरीदना पड़ता है। मतलब वो जैसे कोविड का वैक्सीन बनाया, तो वो नॉलेज कंट्रीब्यूट किया, उसने अपना मेहनत कंट्रीब्यूट किया, अपना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट किया, और उसके बदले में उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स मिला। ठीक है, इट इज गिवन फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ।
कुछ आप जानते हो ऐसा जो सब कोई नहीं जानते, और इसलिए हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं क्योंकि आपके इस नॉलेज की वजह से कंपनी को फायदा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है रिटेन अर्निंग, आप चाहो तो ब्रेक ले लेके करना, ठीक है। देखो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, सो इसे हम लोग डिटेल में ही करेंगे। छोटा करने से क्या है, चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बट नॉलेज पूरा आएगा नहीं, तो आपको कभी ना इस चैप्टर में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। मैं इतना डायग्राम्स, इतना इमेजेस, इतना प्रेजेंटेशन करके आपको क्यों समझा रहा हूँ, मेरे को पता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट ठीक है, आधा घंटा अगर ज्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस उस आधा घंटा अगर हम लोग ज्यादा लगा के पूरा चैप्टर समझ जाते हैं ना, तो मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। आई कैन कंप्लीट दिस चैप्टर इन 40 मिनट्स ऑल्सो। आप मेरा पिछले साल का वीडियो देख लो, मैंने 40 मिनट में भी कंप्लीट कराया है रिवीजन वाले टाइम में। तो 40-50 मिनट्स में भी मैं करा सकता हूँ इसको, बट मैं क्यों टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि 40-50 मिनट्स में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। सो आई एम गिविंग टाइम सो दैट अंडरस्टैंडिंग, वही तो मेन है ना, वरना वीडियो देख के क्या फायदा। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग, व्हाट इज रिटेन अर्निंग, देखो ध्यान से समझो। कंपनी ने कमाए ढेर सारे पैसे, कंपनी ने इतने पैसे कमाए, ठीक है, इतने सारे पैसे कंपनी ने अपने झोली में भर रखे हैं। अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी हैज टू ऑप्शन, इस प्रॉफिट को बांट सकते हैं, और प्रॉफिट बांटने को क्या कहते हैं, डिविडेंड। या फिर कंपनी इसे अपने पास भी रख सकती है, इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो कंपनी अपने पास भी इस पैसे को रख सकती है, कमाई हुई पैसे को अपने पास भी रख सकती है। ठीक है, प्रेफरेंस वालों को तो आपको देना ही पड़ेगा, जो ब्लैक में है प्रेफरेंस। इक्विटी वालों का पैसा आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उसे आप रिटेन कर सकते हैं। यू कैन रिटेन दैट मनी फॉर फर्दर एक्सपेंशन, फ्यूचर डेवलपमेंट, उसके लिए आप रख सकते हैं। तो जब हम लोग किसी के पास हाथ ना फैलाए, जब हम लोग किसी के पास भी हाथ ना फैलाए, हम लोग अपनी ही कमाई हुए पैसे को रिटेन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। इसका एक और नाम आप बोल सकते हो कि वी कैन कॉल इट सेल्फ फाइनेंसिंग। इट इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद का पैसा खुद ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड, ठीक है। तो बस यही सब आपको थोड़ा पढ़ के रखना है, राइट। इसके कुछ फायदे और नुकसान हम लोग देख लेते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फायदा ये है कि देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी, सब आपके लिए बोल्ड हाईलाइट करके रखा है, आपको बस याद करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको बस याद करना है, इतना ही करना है, इसके बाहर का कुछ नहीं करना। 12 पेज का इसका नोट्स है, ठीक है। तो डू ओनली व्हाट हैज बीन अंडरलाइन बोल्ड फॉर यू, बस इतना ही करो। और जितना पॉइंट्स में जितने बोल रहा हूँ, जैसे इसमें हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट्स करेंगे, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स, और सोसाइटी के लिए 2 पॉइंट्स। सोसाइटी वाला बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना पैसा अपने ही यूज कर रहे हैं, तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज, थोड़ी ना हमें कोई ऑफर देना है किसी को या बाहर वाले को बुलाना है, तो नो, नथिंग नीड्स टू बी, नो डॉक्यूमेंटेशन, नथिंग नीड्स टू बी डन। नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट एनी एसेट, तो किसी को हमें एसेट गिरवी नहीं देना है, किसी को अपना एसेट सिक्योरिटी में सरेंडर नहीं करना है, हम लोग अपना पैसा यूज कर रहे हैं, सो देयर इज नो हार्म इन दिस, ठीक है। इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, आपके मार्केट में इज्जत बढ़ती है पैसों को लेकर के। बैंक्स आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स को पता है कि आपका खुद का पैसा, खुद का रिटेन अर्निंग इतना ज्यादा है कि बैंक्स को आपको पैसे देने के टाइम में डर नहीं लगेगा। बैंक को लगेगा कि हाँ, ये कंपनी तो हमें पैसे वापस कर ही देगी, क्योंकि इस कंपनी के पास इतना पैसा है। बट एडवांटेज फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर्स को सेफ महसूस होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे दे रखे हैं कंपनी को। उन्हें डर क्या लगता है कि कंपनी कहीं बंद ना हो जाए, यार मेरा पैसा लेके कहीं कंपनी बंद ना हो जाए। लेकिन जो कंपनी रिटेन अर्निंग लेकर बैठी है, वो कंपनी क्या ही बंद होगी, वो कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के बैठी है। और आप कर सकते हो, यस, डेफिशिएंसी ऑफ 1 ईयर कैन बी मेड गुड अनदर ईयर। अगर 1 साल कंपनी ने कम पैसे दिए हैं, तो वो रिटेन अर्निंग यूज करके आपको पैसे दे सकती है फिर। तो रिटेन अर्निंग कुड बी यूज्ड टू गिव मोर मनी टू यू। बात समझ में? सोसाइटी के लिए क्या फायदा है, सोसाइटी के लिए सरप्लस विल मेक द इकोनॉमी मोर स्टेबल, ज्यादा पैसा रहेगा इकोनॉमी में, शॉर्टेज नहीं रहेगा, बंद नहीं होगा बिजनेस, दुनिया भर में इंसल्ट नहीं होगा कि बिजनेस बंद हो गया है कम देश में। बड़े बड़े बिजनेस जब डूबते हैं ना, तो वो केवल बिजनेस के लिए नहीं, पूरे कंट्री के लिए इंसल्टिंग बात होती है, ठीक है, कि इतने बड़े बड़े कंपनी इतना बड़ा बड़ा कर्जा लेकर डूब जाए, दैट्स एन नेशनल इंसल्ट, ठीक है। तो ये देश के लिए अच्छी बात है। और कंपनी इससे मॉडर्नाइजेशन करेगी, पैसा होगा तभी तो फिर मॉडर्नाइजेशन करेंगे ना, नया टेक्नोलॉजी लगाएंगे, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छी बात होती है। बट कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, डीमेरिट्स, विल डू 3, ठीक है। मैं 3 कर रहा हूँ, आप चाहो तो 5 लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरा आइडिया यहाँ पे है आपको
हेल्प करना कि आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो उस सेंस में मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है, वरना याद तो आप ही को करना है बैठ के, और याद करने में टाइम लगेगा, ठीक है। डीमेरिट्स ये है कि ये शेयर मैनेजमेंट वाले जो है ना, ये पैसा रिटेन करके वो मिसयूज भी कर सकते हैं। देखो कंपनी में क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट में 15-20 लोग होते हैं। अब करोड़ों करोड़ों की कंपनी, 15-20 लोग उसे मैनेज कर रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं कि दे कैन मिस यूज दिस मनी इफ दे आर नॉट गिविंग इट टू द शेयर होल्डर्स, इफ दे आर नॉट गिविंग डिविडेंड, दे आर कीपिंग इट विद देमसेल्व्स, और कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, बट अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया तो 15-20 लोग है, क्या पता अपनी सैलरी बढ़ा के खा जाए पूरा पैसा, ठीक है। टू मच डिपेंडेंस और रिटेन अर्निंग, इससे क्या होता है, इससे कंपनी बोनस शेयर फिर दे देगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया फ्री में शेयर्स बांटना, फ्री में शेयर्स बांटेंगे तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ता जाएगा, कैपिटल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वो कंपनी अनअट्रैक्टिव लगेगी। याद है मैंने आपको ए और बी का एग्जांपल दिया था, कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी बी में ज्यादा कैपिटल था, कितना अनअट्रैक्टिव लग रहा था, उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ज्यादा कैपिटल हो गया था। ज्यादा कैपिटल कब होता है, फ्री में बोनस शेयर दे रहे हो, कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपकी कंपनी अनअट्रैक्टिव लगती है। और एक आप ये कर सकते हो, हाँ, री इन्वेस्टमेंट आप बार बार करोगे तो शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स को लगेगा यार हमें तो कुछ दे ही नहीं रही है कंपनी, हर बार पूरा पैसा रख लेती है, तो शेयर होल्डर्स काफी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिटेन अर्निंग तक का पार्ट कंप्लीट। तो हमने हमने अभी तक इक्विटी शेयर्स देख लिया, प्रेफरेंस शेयर्स देख लिया, और जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हमने देखे जैसे बोनस शेयर, राइट शेयर, वो सब भी इक्विटी के कैटेगरी में ही आते हैं, दे आर आल्सो इक्विटी, ठीक है। बोनस शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया, ये चारों इक्विटी शेयर्स के ही टाइप है। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर देख लिया एंड रिटेन अर्निंग देख लिया, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस पहले पार्ट में हमने ओल्ड कैपिटल पूरा का पूरा देख लिया है। अब हम लोग एक पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का, और उस पार्ट 2 में हम लोग बोरोड कैपिटल पे फोकस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिबेंचर्स। मैं आपको डिबेंचर्स कराऊंगा, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो डिबेंचर्स में कराऊंगा, और डिबेंचर ऑनवर्ड्स हम लोग जितने भी टॉपिक देखेंगे वो सब बोरोड फंड होंगे, वो किसी और से हम लोग लेंगे। अब तक हमने जो देखा वो ओन फंड था। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स यू कैन एक्सेस फ्रॉम माय ऐप, ठीक है, जाकर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर कि आप जो जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दें, इसको अभी के अभी कंप्लीट करें, एंड देन फिर पार्ट 2 आपके लिए आएगा जहाँ पे आप चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है वीडियो का, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। ये जो इतना मैं ड्राइंग बना बना के आपको समझाऊंगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो डोंट थिंक कि अरे यार 40 मिनट में भी तो कर सकते थे। आप 40 मिनट की जगह अगर 1 घंटा 20 मिनट लगा देंगे ना, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट सून विद द सेकंड पार्ट।